हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शुरू करें। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग। इससे पहले हमने पढ़ा था पूर्ण विराम, अर्धविराम और अल्पविराम का प्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नों के अंत में किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। क्या तुम भयभीत थी, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके से कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य आए तो हम उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, चलिए देखते हैं। इसका प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ होता है। जैसे वाह, आप धन्य हो। देखिए वाह के बाद विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अरे वह उत्तीर्ण हो गया। तो जैसे अरे हमने लिखा, अब ये क्या है, ये हमारा क्या आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है, इसलिए हम इसके बाद क्या लगाएंगे, विस्मयादिबोधक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे विनय हो गया, व्यंग्य हो गया, उपहास आदि को व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, सही, हम लगाते हैं विस्मयादिबोधक। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, इस उदाहरण में देखिए, हे भगवान दया करो। यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया है, हमने प्रयोग किया है विस्मयादिबोधक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, देखिए उद्धरण चिन्ह जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उद्धरण चिन्ह जो है वो दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि एक उद्धरण क्या होता है, जिसको बोलते हैं ये वाला, ये उद्धरण चिन्ह जो है ये वाला, ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। अच्छा, दोहरा उद्धरण चिन्ह और इसको पुनरुक्ति सूचक भी बोलते हैं। इसको पुनरुक्ति सूचक भी बोलते हैं, ठीक है, पुनरुक्ति सूचक। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो किसी लेख, कविता और पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा। जब रामचरितमानस लिखेंगे, एक पुस्तक है, और इसके जो इसमें जो प्रयोग होगा वो होगा इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। चलिए, और जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धरण करना होता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सरदार पूर्ण सिंह का कहना है या कथन है, फिर उसके बाद हम उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं, फिर उद्धरण चिन्ह बंद करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम उद्धरण चिन्ह दोहरा और इकहरा का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब है निर्देशिका या रेखिका का प्रयोग। निर्देशिका या रेखिका का प्रयोग, इसको हम इंग्लिश में डैश बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे इसका प्रयोग कैसे करते हैं और कब करते हैं। जब किसी स्थान को जैसा का तैसा उद्धरण करते समय, हमें किसी भी स्थान को जैसा का तैसा कथन को सॉरी जब किसी कथन को हमें जैसा का तैसा लिखना होता है तब हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा है, फिर डैश लगाते हैं, यानी निर्देशिका लगाते हैं, फिर उसके बाद अपना कथन करते हैं, परहित सरित धर्म नहीं भाई। और जैसे गांधी जी ने कहा है, फिर डैश हिंसा मत करो। इस प्रकार से हम निर्देशिका का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कैसे होता है, वो विवरण चिन्ह इस तरीके से होता है, ये वाला, इसको ही क्या बोलते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं।
और उसका उपयोग बहुत कम ही होता है, पर विवरण चिन्ह का प्रयोग बहुत कम होता है। सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग जो है निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है, जैसे निर्देशक चिन्ह होता है उसी की तरह होता है। विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है, मतलब जब हमें किसी का प्रारंभ करना हो या फिर विस्तार करना हो। देखिए, जब प्रारंभ करना होता है, जैसे किसी निबंध के बारे में लिखिए तो निबंध का नाम दिया जाएगा, उसके बाद जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो हम ये वाला चिन्ह लगा करके हम प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम किसी का विस्तार करना चाहते हैं, विस्तार का अर्थ हो गया मतलब कि किसी रचना, जैसे कि हमें रचना के बारे में पढ़ना, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 जो है प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। तो जैसे कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, विस्तार हुआ ना। इसी विस्तार को जब हम करते हैं तो इससे पहले हमें क्या लगाना होता है, हमें लगाना होता है हमें लगाना होता है विवरण चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण विराम का प्रयोग। अब ये अपूर्ण विराम बिल्कुल जो है विसर्ग की तरह होता है, ठीक है, विसर्ग की तरह लगता है। तो अपूर्ण विराम चिन्ह अपूर्ण विराम चिन्ह विसर्ग की तरह 2 बिंदुओं के रूप में ही होता है, इसलिए कभी कभी विसर्ग का भ्रम हमें होता है। हाँ, हम ये समझ नहीं पाते कि ये विसर्ग है या नहीं है, इसका भ्रम हो जाता है, परंतु इसका प्रयोग जो होता है कम होता है, इसीलिए क्या होता है, इसका प्रयोग कम हो जाता है, बहुत कम किया जाता है। अपूर्ण विराम का स्वतंत्र प्रयोग किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पर्श करने में होता है। मान लीजिए ये शीर्षक है हमारा कामायनी, ठीक है, तो कामायनी एक अध्ययन, ये हम शीर्षक को जो है स्पष्ट करना चाहते हैं तो हम इसका प्रयोग करेंगे अपूर्ण विराम का। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है योजक चिन्ह। अच्छा, योजक चिन्ह, ठीक है, इसको हम योजक चिन्ह को पाद चिन्ह भी कहते हैं, जो इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा विलोम शब्दों के मध्य में होता है, द्वंद्व समास के मध्य में होता है, विलोम शब्द के मध्य में जैसे रात दिन, फिर अप यस अपयस, और द्वंद्व शब्दों के बीच में कैसे होता है, माता पिता, भाई बहन, ठीक है। इसके अलावा जैसे 2 समानार्थी शब्द होते हैं ना, उनके साथ भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कि दूर दूर, धीरे धीरे, धन्य धन्य, ठीक है। इस तरीके से 2 समानार्थी शब्द एक साथ जब उनका जो है पुनरुक्ति होता है, मतलब बार बार आता है 2 बार, तब उसके बीच में हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं किसका, योजक चिन्ह का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं कोष्टक। कोष्टक जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है छोटा, एक बड़ा, और एक होता है मंझला, ठीक है। तो जैसे कि हमने गणित में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, ज़्यादातर गणित में हमें इसका जो है प्रयोग मिलता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं, जब हम बोर्ड मार्क्स पढ़ते हैं ना, उसमें हम पढ़ते हैं इनका प्रयोग, ठीक है। पर हिंदी में भी हमें से पढ़ते हैं, जैसे कि नाटक या एकांकी की निर्देशिका के लिए लिखते नहीं कि राजा का प्रवेश, उसके बाद अपना का, ठीक है, पटाक्षेप, ठीक है। इस तरीके से हम छोटा कोष्टक या अन्य कोष्टकों को पढ़ते हैं। इसके अलावा हम जब कोई भी जैसे कि किसी वर्ग के उपवर्ग को लिखते समय वर्णों या संख्याओं को कोष्टक में लिखा जाता है, जैसे क ख, ये सब मतलब कोष्टक में, 1 2 ये सब रोमन अंक में है, ये जो है कोष्टक में, ठीक है। फिर ये सारे सब क्या है, कोष्टक में होता है, इनका उपयोग इस तरीके से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, ये बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमें किसी भी क्या कहते हैं उससे, ठीक है, शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना होता है ना, तो हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने डॉक्टर को डा बना करके फिर उसके बाद ये चिन्ह लगा दिया, प्रोफेसर का प्रो बना करके चिन्ह, पंडित का पा बना करके ये चिन्ह लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोक सूचक का प्रयोग। अब ये लोक सूचक का मतलब क्या होता है कि मतलब हमने कुछ शब्द लिखे हैं, उसके बाद हमने उनको जो है छोड़ दिया, उसके बाद पूरा किया इस तरीके से, तो ये लोक सूचक होता है। जब किसी अवतरण का पूरा उद्देश्य ना
उद्धरण ना देकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तब लोभ सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिशत चिन्ह जो है इसका प्रयोग ज़्यादातर हम गणित में करते हैं। जैसे 100 की संख्या के अंतर्गत का प्रयोग 100 यानी कि 100 संख्या के अंतर्गत जिस संख्या को प्रदर्शित करना होता है उसके आगे हम प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सभा में 25% स्त्रियां थीं। ठीक है, चलिए प्रतिशत चिन्ह समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। समानता सूचक, यहाँ ता होना चाहिए था। समानता सूचक चिन्ह यानी कि जैसे हम बराबर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये देख लेते हैं। किसी शब्द का अर्थ अथवा भाषा के व्याकरणिक विश्लेषण में समानता सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तपय धन वन बराबर तपो वन, यानी यहाँ पे हम समानता सूचक का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हंस पद का प्रयोग। अब हंस पद क्या होता है, जब हम कभी लिखते हम कभी कुछ वर्ड भूल जाते हैं, कोई अक्षर भूल जाते हैं, छूट जाता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, हंस पद का प्रयोग करके पूरा कर सकते हैं। जैसे महापुरुष हमेशा दूसरों के हित करते हैं, हम चिंतन भूल गए तो हम चिंतन को इस तरीके से करके हम यहाँ पे चिंतन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो इस तरीके से आज हमारा विराम चिन्ह भी जो है ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।